हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोगों की पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही होगी। आज की जो हमारी क्लास है वो लॉजिकल रीजनिंग के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर रहने वाली है। आपका लॉजिकल रीजनिंग एक चैप्टर दिया हुआ है पेपर 1 के अंदर यूजीसी नेट का, उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे बैचेस का कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हम लोगों ने 2024 जून के लिए बैचेस को स्टार्ट कर रखा है। बैचेस में आपको पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य दोनों के ही बैचेस आपको अवेलेबल देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेपर 1 का जो बैच है वो कंप्लीट बैच आपका मैं लेती हूँ, जहाँ पे आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी और क्लासेस जो है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगी, यानी कि बाईलिंगुअल में आपको क्लासेस मिलेंगी। तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ भी इशू नहीं रहने वाला है। ठीक है, फिर आपको क्लासेस के साथ साथ पीडीएफ के नोट्स भी मिलेंगे, जहाँ पे जो नोट्स हैं वो भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे। ठीक है, फिर आपका लाइव डिस्कशन भी रहेगा, ताकि आपका कुछ भी जनरल डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है ना, आपके पेपर को लेकर, आपके क्लासेस को लेकर, कॉन्सेप्ट्स को लेकर, वो भी हम वहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ आपको 15+ टेस्ट भी दिए जाएंगे, जहाँ पे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा पेपर 1 के बैचेस के अंदर। कंप्लीट क्लासेस, उनके पीडीएफ के नोट्स, लाइव डिस्कशन एंड टेस्ट एंड ऑल सब कुछ मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बैचेस के अंदर एनरोल करने के लिए तो 9450403952 नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो और बैच की पूरी जानकारी ले सकते हो और बैच के अंदर एनरोल भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको एक स्ट्रक्चर तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू करना है तो आप छोटे से पैकेट का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा और आपकी अच्छे से है ना स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई जो है वो भी करवाई जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, आज हम लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको 2 कथन दिए हुए हैं, जिन कथन में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, इन इंडियन लॉजिक फैलेसी इज कॉल्ड हेतुआभास। इंडियन लॉजिक में, भारतीय तर्क में भ्रांति को हेतुआभास कहा जाता है क्या। और दूसरा कथन क्या बोला है, 5 काइंड ऑफ फैलेसीज आर रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि 5 प्रकार की भ्रांतियों को पहचाना गया है इंडियन लॉजिक के अंदर। ठीक है, तो इंडियन लॉजिक में जो फैलेसी होती है, फैलेसी यानी कि त्रुटि जो होती है, भ्रांति यानी कि जो आपकी गलती, जो आपकी मिस्टेक, जो आपकी त्रुटियां होती है, उसको हम हेतुआभास कहते हैं। हेतु का आभास होता है, हेतु यानी कि मिडिल टर्म। ठीक है, इस मिडिल टर्म का जब आभास होता है यानी कि जब त्रुटि होती है, जब फैलेसी होती है, तो इंडियन लॉजिक में उसको हेतुआभास कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। और 5 तरीके की आपके हेतुआभास होते हैं, हेतुआभास के 5 टाइप्स होते हैं। तो दूसरा कथन भी सही है, यानी कि कथन पहला और दूसरा दोनों ही सही है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। ठीक है, पहला कथन दूसरा दोनों ही सही है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग दिया है, जहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दी है, आपको उनके मीनिंग से मैच करना है। लिंगा क्या होता है, हेतुआभास क्या होता है, प्रमा क्या होता है और हेतु क्या होता है, आपको इनसे मैच करना है। ठीक है, हिंदी में भी दिया हुआ है लिंग, हेतुआभास, प्रमाण और हेतु, आपको इनसे मैच करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो आपका लिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिडिल टर्म कहते हैं। ठीक है, जो आपका हेतुआभास होता है, अभी हमने पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन में, उसको हम फैलेसी कहते हैं। जो आपका प्रमा होता है, इसका मतलब होता है वैलिड नॉलेज। ठीक है, वैलिड नॉलेज यानी कि वैध ज्ञान जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। और जो हेतु होता है, हेतु मतलब रीजन यानी कि कारण। ठीक है, तो ए का फर्स्ट होगा, बी का भी सेकंड होगा, सी का थर्ड होगा और डी का फोर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लिंग को हम मध्यपद कहते हैं, हेतुआभास को हम भ्रांति कहते हैं, प्रमाण को हम क्या कहते हैं, वैध ज्ञान कहते हैं यानी कि वैलिड नॉलेज कहते हैं, और हेतु को हम कारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे है ना फैलेसी पूछी है। एग्जाम में हमेशा फैलेसी से क्वेश्चन आता ही है। तो फैलेसी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी लॉजिकल रीजनिंग का। फॉर्मल, इनफॉर्मल 2 तरीके की फैलेसीज होती है। ठीक है, तो आपको दोनों में से किसी भी टाइप ऑफ फैलेसी से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन हर शिफ्ट में, हर बार, हर एग्जाम में फैलेसी से 1 या फिर 2 क्वेश्चन आपको लॉजिकल रीजनिंग के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है फैलेसी से, विच इनफॉर्मल फैलेसी, यानी कि आपसे इनफॉर्मल फैलेसी का क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा है विच इनफॉर्मल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। इस आर्ग्यूमेंट में कौन सी इनफॉर्मल फैलेसी वो आपको बतानी है। द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन आवर कंट्री हैज बीन डिक्लाइनिंग फॉर ईयर्स, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड बियॉन्ड डाउट दैट यूनिवर्सिटी टीचर्स आर नॉट डूइंग देयर जॉब दीज डेज। यानी कि आजकल हमारे देश में हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है।
तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि टीचर्स जो है, यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं वो आजकल अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, यानी कि आजकल जो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं वो अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ के बता देती हूँ एक बार। निम्नलिखित में कौन सा आपका अनाकारिक तर्क का दोष होता है, यानी कि कौन सा आपका इनफॉर्मल फैलेसी है। हमारे देश में वर्षों से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता गिरती जा रही है। ठीक है, इसलिए हम निसंदेह रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विश्वविद्यालय के शिक्षक इन दिनों अपना कार्य ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन सी टाइप ऑफ फैलेसी है? फॉल्स कॉज है क्या, हैस्टी जनरलाइजेशन है, स्ट्रॉमैन है, या फिर स्लिपरी स्लोप की फैलेसीज है। ये सभी आपके टाइप्स ऑफ फैलेसीज है। ठीक है, तो ये आपकी फॉल्स कॉज की फैलेसी है, मिथ्याकरण की फैलेसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम कारण बता रहे हैं ना कि भाई ये आजकल हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता जो है वो गिरती जा रही है। क्यों गिर रही है? क्योंकि टीचर्स आजकल अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो जो हमने कारण दिया है वो कारण गलत है, वो सही नहीं है। उस कारण का क्या है? मिथ्याकरण है, यानी कि फॉल्स कॉज हमने दिया है। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? If the proposition no mammals are aquatic animal is given as true, then which of the following proposition can be directly inferred from it? यानी कि यदि इस प्रतिज्ञप्ति कोई भी स्तनधारी जलीय पशु नहीं है को सत्य के रूप में दिखाया गया है, तो इनमें से हम किसको है ना इन्फर्ड कर सकते हैं? इन चारों स्टेटमेंट में से, चारों ऑप्शन में से। यानी कि क्या बोला है आपको? एक कथन दिया है नो मैमल्स आर अक्वेटिक एनिमल। ठीक है, ये आपको एक स्टेटमेंट दी है और आपको कहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, यानी कि सही है। तो हम इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट को और इन्फर कर सकते हैं, यानी कि कौन सी दूसरी स्टेटमेंट जो है वो इसके जैसे ही सेम है, या फिर अगर ये ट्रू है तो कौन सी और दूसरी ट्रू हो सकती है। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का एक टॉपिक पढ़ना होता है। ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट है आपका ए ई आई एंड देन ओ। ठीक है, ये आपका लॉजिकल आपका है ना स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट का स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे पूछा है नो मैमल आर एक्वेटिक एनिमल, ये आपकी होती है ई टाइप की स्टेटमेंट। ठीक है, नो ए होता है आपका ऑल, ई होता है आपका ऑल नॉट। ठीक है, ऑल नॉट बोल लो या फिर उसको नो बोल लो। ठीक है, एक ही बात है। तो ऑल नॉट बोला है यानी कि नो बोला है, यानी कि ये हो गई आपकी ई टाइप की स्टेटमेंट। आई होती है आपकी सम टाइप की स्टेटमेंट। जब भी कोई भी आपका है ना स्टेटमेंट सम से शुरू हो रही है, कुछ की बात कर रही है, जैसे कि ये वाली बात कर रही है सम एक्वेटिक एनिमल्स आर मैमल। ठीक है, कुछ जलीय पशु स्तनधारी है, तो ये कुछ की बात कर रही है ना, सम वाली स्टेटमेंट है, वो उसको हम कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में ये आई टाइप की स्टेटमेंट है। और ओ टाइप की क्या होती है? सम नॉट वाली, जैसे कि सम नॉन मैमल लिव इन वाटर, है ना, कुछ गैर स्तनधारी जल में वास करते हैं। तो कुछ नॉट की बात हो रही है ना, सम नॉट की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो आती है आपकी ओ टाइप की स्टेटमेंट में। ठीक है, तो चार तरीके की स्टेटमेंट होती है, ऑल, ऑल नॉट, सम और सम नॉट की। यहाँ पे पूछा है नो मैमल आर एक्वेटिक एनिमल, कोई भी मैमल जो है वो आपका एक्वेटिक एनिमल नहीं है, कोई भी स्तनधारी जलीय पशु नहीं है। ठीक है, तो नो यानी कि ऑल नॉट, यानी कि ये आपकी ई टाइप की स्टेटमेंट है। और अगर आपसे कहा है कि ई टाइप की स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ये आपको दिया हुआ है ऑलरेडी कि ये सत्य है, आपका ये जो कथन दिया हुआ है वो आपका सत्य है, तो हम इससे क्या इन्फर्ड कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक रूल होता है कि अगर ई ट्रू होगा तो आपका ओ जो कथन है वो भी आपका ट्रू होगा ही होगा हमेशा। ये रूल है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देख लो ओ कौन सी होती है? ओ होती है सम नॉट की स्टेटमेंट। सम नॉट कौन सी है? सम मैमल्स आर नॉट एक्वेटिक एनिमल, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं, सम नॉट बोला है ना, कुछ स्तनधारी पशु, कुछ स्तनधारी जलीय पशु नहीं है, यानी कि कुछ नहीं, सम नॉट की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बस दूसरे में क्या बोला था? सम एक्वेटिक एनिमल आर मैमल, यहाँ पे सम की बात हो रही है, लेकिन ओ क्या होता है? सम नॉट होता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तीसरी क्या बोली है? सम मैमल्स आर नॉन एनिमल, यहाँ पे नॉन एनिमल नहीं है, एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, तो ये दूसरी कथन आ गया कुछ, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे में क्या बोला है? सम नॉन मैमल लिव इन वाटर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो ये भी कुछ अलग ही कथन है। लेकिन ए ऑप्शन जो है वो इसको प्रॉपर्ली इन्फर्ड कर रहा है, इसलिए कुछ स्तनधारी जलीय पशु नहीं है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर। ये सेम आपका है ना स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का ही कॉन्सेप्ट आ गया दोबारा से। तो आपको लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, फैलेसी, ये दो इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन तो कम से कम देखने को मिल ही जाएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है इन चारों में से वो कॉन्ट्रेरी है। कॉन्ट्रेरी क्या होता है?
ऊपर के जो कथन है ए और ई, अभी मैंने आपको समझाया चार आपके कथन होते हैं ए ई आई ओ, ठीक है, ऑल ऑल नॉट, सम सम नॉट, ठीक है। तो जो ऊपर वाले आपके कथन है, ऊपर वाले जो आपके स्टेटमेंट है ए और ई, इन दोनों के बीच में होता है कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप, ठीक है। जो आपके आई और ओ है, इन दोनों के बीच में होता है आपका सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशनशिप, सब कॉन्ट्रेरी, ठीक है। ए और आई जो है, इन दोनों के बीच में होता है सब ऑल्टरनेशन का रिलेशनशिप, ठीक है। ई और ओ है, इनके बीच में भी होता है आपका सब ऑल्टरनेशन का रिलेशनशिप। ये आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार देख रहे हो वीडियो तो आपको डेफिनेटली लग रहा होगा कि भाई मैडम क्या बता रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन 2 बार 3 बार पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देन आपको डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। तो ई और ओ जो होता है वो आपका सब ऑल्टरनेशन का है ना रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे आपसे पूछा है कॉन्ट्रेरी का रिलेशनशिप कौन सा है, तो कॉन्ट्रेरी होता है ए और ई, ठीक है। अब ए कौन सी कथन होती है, ए होती है ऑल की, ठीक है, और ई कौन सा होता है, ई होता है ऑल नॉट का। अभी मैंने आपको बताया था ये तो ऑल ऑल नॉट, सम सम नॉट, तो ए होता है ऑल का, ई होता है ऑल नॉट का, इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रेरी का रिलेशनशिप। तो आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा कॉन्ट्रेरी का रिलेशनशिप है। तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर पेरिशेबल, सभी वस्तुएं नश्वर है, यानी कि यहाँ पे सभी की बात हो रही है, ऑल की बात हो रही है, तो ये आपका ए टाइप हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है ई टाइप की। ई टाइप क्या होता है, ऑल नॉट, यानी कि ये बात हो रही है सम की, तो इसको हटा दो, यहाँ भी सम नॉट की बात हो रही है तो इसको भी हटा दो, बचा कौन सा, ये वाला। नो ऑब्जेक्ट आर पेरिशेबल, कोई भी वस्तु नश्वर नहीं है, तो कोई भी नहीं, नो, यानी कि ऑल नॉट बोल लो या फिर नो बोल लो, एक ही बात है। तो यानी कि जो आपका ए और डी जो है, ये दोनों हैं आपके कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से समतुल्य है। इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल है, इक्वल यानी कि समान है, सिमिलर है, वो आपको बताना है कि चारों में से कौन सा कथन आपका सेम है, सिमिलर है, ठीक है। अब पहला कथन क्या बोला है, कोई भी दार्शनिक उद्योगपति नहीं है, नो फिलोसोफर्स आर इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, नो की बात हो रही है। फिर पूछा है नो इंडस्ट्रियलिस्ट आर फिलोसोफर्स, ये तो सेम ही बात हो रही है भाई, कोई भी फिलोसोफर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कोई भी दार्शनिक उद्योगपति नहीं है और कोई भी उद्योगपति दार्शनिक नहीं है। तो चाहे आप है ना क्या बोलते हैं, दार्शनिक उद्योगपति नहीं है ऐसे बोल लो, या फिर उद्योगपति दार्शनिक नहीं है ऐसे बोल लो, बात तो बराबर ही है। यानी कि पहला दूसरा कथन तो एकदम एक दूसरे के सेम टू सेम ही बात कर रहे हैं, ठीक है। फिलोसोफर्स इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट फिलोसोफर्स नहीं है, ठीक है। यानी कि ए, नो ए इज बी हो गया। सिंपल भाषा में अगर समझाऊं मैं तो नो ए इज बी, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, एंड नो बी इज ए, और कोई भी बी जो है वो ए नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ए भी बी नहीं है और बी भी ए नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही बात हो रही है, फिलोसोफर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट फिलोसोफर नहीं है, ठीक है भाई, दोनों बात सेम है, बराबर है, इक्वल है, ठीक है। थर्ड वाला क्या बोला है, ऑल नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट आर नॉन फिलोसोफर। अब यहाँ पे 2 बार आपको नो देखने को मिल रहा है, तो जब भी ऐसे सेम वर्ड आए तो जो 2 कॉमन है वो दोनों कट जाएंगे। यानी कि हम भी मैथ्स में क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं उसको हटा देते हैं ना, साइड में बाहर निकाल लेते हैं, तो जो 2 कॉमन दिखेंगे उसको आप एलिमिनेट कर देना, उसको काट देना। अब क्या बचा, दोनों नॉट चले गए, तो क्या बचा सेंटेंस में, ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट आर फिलोसोफर, कि भाई सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी गैर उद्योगपति क्या है, सभी, अब गैर तो आपका हट जाएगा, कॉमन है, तो सभी उद्योगपति आपके दार्शनिक हैं। ये वाला कथन और ये दोनों कथन तो एक दूसरे के ऑपोजिट बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट क्या है, फिलोसोफर है, पहले वाला बोल रहा है फिलोसोफर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, तो ये तो उल्टी बात कर रहा है, इसको रिमूव कर दो भाई। हमको तो इक्विवेलेंट निकालना है, जो सेम है वो निकालना है, पर ये तो कुछ अलग बात कर रहा है, इसको रिमूव कर दो। बचा कौन सा, ऑल फिलोसोफर आर नॉट इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी फिलोसोफर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। ये हम देख चुके हैं कि नो इंडस्ट्रियलिस्ट आर फिलोसोफर, यानी कि ना ही फिलोसोफर्स इंडस्ट्रियलिस्ट है, ना ही दार्शनिक उद्योगपति है, ना ही उद्योगपति दार्शनिक है। तो ये जो है, ये तीनों जो है, फर्स्ट 2 और 4th स्टेटमेंट जो है, ये सभी एक ही चीज को दर्शा रही है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है ये कुछ और ही बात कर रही है, ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये समतुल्य नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको आ जाएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है,
If the statement no philosophers are industrialists is given as true, then which of the following statement can be inferred to be true? अगर आपको एक कथन दिया हुआ है, फिर से हम वो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बनाते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एक ही टॉपिक से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। तो अब आप देख लो कितने सारे क्वेश्चन, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। और आपसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो बना लो ए, ई, आई और ओ, ठीक है। अगर आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने यूट्यूब पे क्लासेस भी ले रखी है इसकी, आप वहां से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, फिर आके दोबारा से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्योंकि जब तक अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया आपको कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होता क्या है, ए, ई, आई, ओ ये मैं कैसे लिख रही हूँ, है ना, इसका क्या मतलब है, तो वो मैंने सब कुछ उस वीडियो के अंदर समझाया हुआ है। मैंने लॉजिकल रीजनिंग की मैराथन की क्लासेस भी ले रखी है यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप जाके पहले उस मैराथन की क्लास को देखना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, फिर आके इस वीडियो को देखना और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, फिर देखना आपसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको कथन दिया हुआ है इफ द स्टेटमेंट नो फिलोसोफर आर इंडस्ट्रियलिस्ट। नो यानी कि कौन सी टाइप है, ई टाइप है। अभी मैंने आपको बताया था ना, ये होती है ऑल, ये होती है ऑल नॉट। अब चाहे ऑल नॉट बोल लो या फिर नो बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। अब नो फिलोसोफर आर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो आपकी ई टाइप की स्टेटमेंट है, और कहा है कि अगर ये आपका ट्रू है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि भाई ये वाला कथन जो है वो आपका अगर सही है, तो कौन सा कथन जो है वो हम सही बता सकते हैं इन चारों में से, तो आपको वो वापस से रूल लगाना पड़ेगा। रूल क्या कहता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में कि अगर ई वाला कथन आपका ट्रू है तो ओ वाले कथन को हमेशा ट्रू होना ही पड़ेगा। तो आपको पूछा है कि भाई कौन सा ट्रू होगा, तो ई वाला कथन ट्रू है तो ओ वाले को हमेशा ट्रू होना पड़ेगा। ओ वाला कथन कौन सा होता है, सम नॉट का स्टेटमेंट कहलाता है, कुछ नहीं का कथन होता है, ठीक है। कुछ नहीं कौन सा है, सम फिलोसोफर्स आर नॉट इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ दार्शनिक उद्योगपति नहीं हैं। कुछ नहीं का कथन आ रहा है यानी कि ये वाला आपका सही हो सकता है, ठीक है। बाकी सारे हटा दो, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी आपके स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के कॉन्सेप्ट है। पहले स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को समझो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, Which of the following is the quantity of proposition no cars are bicycle? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोई कार साइकिल नहीं है का, है ना, प्रस्ताव की मात्रा दिखाता है। तो नो कार्स, नो यानी कि नो क्या इसकी क्वांटिटी दिखा रहा है, और ये क्वांटिटी कैसी है, ये आपकी यूनिवर्सल नेगेटिव की क्वांटिटी है, ठीक है। सार्वभौमिक नकारात्मक की ये क्वांटिटी को दिखा रहा है, मात्रा को दिखा रहा है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यूनिवर्सल नेगेटिव, इसका सही आंसर है, ठीक है। अब आपको इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। अब आपके पास में होते हैं ए, ठीक है, एक होता है ई, एक होता है आई, एक होता है ओ। ये आपका सेम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का थोड़ा सा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ए टाइप की जो आपकी कथन होती है वो आपका सार्वभौमिक सकारात्मक का कथन होता है, वो आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव का कथन होता है। यूनिवर्सल जो कि ऑल की बात करेगा, अफर्मेटिव यानी कि जो सकारात्मक है, जिसमें नकारात्मक कोई भी शब्द नहीं होगा। ये नो लिखा हुआ है, नो क्या है, नकारात्मक शब्द है, तो ये तो जहाँ पे भी सकारात्मक है वो तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो, ठीक है। फिर ई जो है वो आपका यूनिवर्सल नेगेटिव का स्टेटमेंट यानी कि सार्वभौमिक नकारात्मक का कथन होता है। यूनिवर्सल यानी कि ऑल और नेगेटिव यानी कि नॉट शब्द आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो शब्द आ रहा है, ये नकारात्मक है, तो ये आपका यूनिवर्सल नेगेटिव का कथन हो गया। आई जो होता है वो आपका पर्टिकुलर अफर्मेटिव यानी कि आपका विशेष रूप से सकारात्मक का कथन होता है। विशेष यानी कि ये सम की बात करता है, ये कुछ की बात करता है, ठीक है। जैसे सार्वभौमिक ऑल की बात कर रहा है, सभी की बात कर रहा है, वैसे पर्टिकुलर जो है वो विशेष एक प्रत्येक चीज की बात करेगा, वो कुछ की बात करेगा। और अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक है, यानी कि वहां पे कुछ भी, है ना, नो या फिर नॉट ऐसा कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है पर्टिकुलर नेगेटिव। तो जो ओ वाला कथन है वो आपका विशेष नकारात्मक यानी कि पर्टिकुलर नेगेटिव की स्टेटमेंट को दर्शाता है। ओ का मतलब क्या होता है, सम नॉट, यानी कि एक तो ये कुछ को दिखाएगा, सम को दिखाएगा, और दूसरा ये नो शब्द को भी दिखाता है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नो को तो दिखाएगा ही, तो ये होता है सम नॉट। तो यहाँ पे क्या पूछा था, नो कार्स आर बाईसाइकिल, तो ये है आपका यूनिवर्सल नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज एन एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट? सादृश्य तर्क क्या होता है, एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? तो एनालॉजीज क्या होती है, जब भी हम तुलना करते हैं, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं ना, दो चीज़ों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में जब भी हम तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, उसको हम एनालॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट कौन से होते हैं,
पहला दिया हुआ है एन आर्ग्यूमेंट दैट यूज नंबर एंड मैथमेटिकल इक्वेशंस, यानी कि एक ऐसा तर्क जो संख्याओं और है ना गणितीय समीकरण का उपयोग करता है। नहीं, ऐसा तो मैंने आपको कुछ नहीं समझाया अभी। मैंने बोला एनालॉजी क्या होती है, जब भी हम कंपैरिजन यानी कि जब भी हम तुलना करते हैं तो उस तुलना में मैथ्स गणित ये तो नहीं आ रहा है, इसको रिमूव कर दो। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, एन आर्ग्यूमेंट दैट यूज एनालॉजीज टू मेक अ कंक्लूजन, एक तर्क जो निष्कर्ष निकालने के लिए सादृश्यता का उपयोग करता है। एक ऐसा तर्क जो कि कंक्लूजन यानी कि जो निष्कर्ष निकालने के लिए किसका यूज कर रहा है, सादृश्यता यानी कि कंपैरिजन यानी कि एनालॉजी का यूज कर रहा है। तो ये होता है आपका एनालॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन। जब भी हम एनालॉजी के माध्यम से, एनालॉजी शब्द का मतलब क्या है, कंपैरिजन करना, तुलना करना। जब भी हम तुलना करके कोई भी निष्कर्ष निकालते हैं तो उसको एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला क्या बोला है, एन आर्ग्यूमेंट दैट यूज फिजिकल एविडेंस टू प्रूव अ पॉइंट, एक तर्क जो एक बिंदु को साबित करने के लिए भौतिक साक्ष्य का उपयोग करता है। ऐसा भी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, तो ये भी रिमूव कर दो। फोर्थ क्या बोल रहा है, एन आर्ग्यूमेंट दैट यूजेस हिस्टोरिकल फैक्ट टू प्रूव अ पॉइंट, एक तर्क जो किसी बात को साबित करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों का उपयोग करता है। तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। एनालॉजी क्या होती है, जब भी हम अपनी बात को बताने के लिए या फिर निष्कर्ष निकालने के लिए क्या करते हैं, तुलना करते हैं, दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं, दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं, वो होता है सादृश्य तर्क यानी कि एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे दिया हुआ भी है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर से जुड़े हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे कुछ क्वेश्चंस, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और फेलिसीज से जुड़े हुए हमने काफ़ी क्वेश्चंस को आज सॉल्व किया है। तो दोनों ही टॉपिक्स जो है वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर में। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लेना। अगर आपका कवर नहीं है, आपको नहीं पता चलता है कि भाई लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, या फिर आपको डिफिकल्ट लगता है ये वाला चैप्टर, तो आप क्या कर सकते हो, मेरी यूट्यूब पे मैराथन की क्लासेस है जहाँ पे मैंने लॉजिकल रीजनिंग को सिर्फ एक ही क्लास में 1 या 2 घंटे में पूरा चैप्टर समझाया हुआ है अच्छे से। आप उन क्लासेस को देख लो एक बार और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तो आपका लॉजिकल रीजनिंग का जो चैप्टर है वो पूरा परफेक्टली आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी जहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपकी कुछ भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन होता है, आप मेरे को कॉमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।